हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद युग एवं मगध का उत्कर्ष। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हुए। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के यानी कि जो उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे अब वो महाजनपदों में तब्दील हो गए यानी कि चेंज हो गए। ठीक है, अगुंतर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 जनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावस्तु में गांधार की जगह शिव तथा कंबोज की जगह दर्शान का उल्लेख हुआ है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। महावस्तु में गांधार की जगह शिव तथा कंबोज की जगह दर्शान का उल्लेख हुआ है। चलिए आगे देखिए, शेष 14 जनपद वही हैं जो अगुंतर निकाय एवं भगवती सूत्र में वर्णित हैं। ठीक है, बाकी जो हैं 14 यानी कि देखिए अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में और महावस्तु इन सभी में जो है अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। और संस्कृत ग्रंथ है महावस्तु, इसमें हमें क्या मिलता है, 16 जनपदों का जो जनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इन 16 जनपदों में जो महावस्तु जो है, महावस्तु में जो गांधार है उसकी जगह शिव जो शब्द है इसका उपयोग किया गया है तथा कंबोज की जगह पर दर्शान का उपयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, गांधार की जगह पर किसका किया गया है, शिव का, और कंबोज की जगह पर दर्शान का किया गया है। और बाकी जो शेष जो 14 जनपद बच गए वो सेम वही नाम है जो कि अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में वर्णित है यानी कि जो उल्लेखित है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, तमिल ग्रंथ शीलपद्दिकारम। ठीक है, तमिल ग्रंथ है शीलपद्दिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि शीलपद्दिकारम में कितने महाजनपदों का और कौन कौन से महाजनपदों का उल्लेख किया गया है तो इसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं, तो मगध है, वत्स है एवं अवंती है। ठीक है, इनका उल्लेख जो है तमिल ग्रंथ शीलपद्दिकारम में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की है। ठीक है ना, में 40 जनपदों के नाम हैं। अब देखिए, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें 40 जनपदों के नाम है जिसमें कि 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में 40 जनपदों के नाम हैं जिनमें से जो 22 हैं, ठीक है ना, 22 जो जनपद हैं उनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, सिंधु, अश्मक, कंबोज, भरत, योधेय, वृजी, कलिंग एवं प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य आदि का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ये आपको याद रखना है कि सिंधु, अश्मक, कंबोज, भरत, योधेय, वृजी, कलिंग एवं जो प्राच्य जनपद हैं ये इनका जो उल्लेख है वो अष्टाध्यायी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभारत में कितने जनपदों का उल्लेख किया गया है, 250 जनपदों का उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो आपको अब क्लियर हो गया कि देखिए पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें कितने जनपद हैं, 40 जनपदों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में कितने जनपदों का उल्लेख किया गया है, 250 जनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो अगंतर निकाय है और जो भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और महाभाष्य में भी क्या किया गया है,
सॉरी महावस्तु में, उसमें भी ये संस्कृत ग्रंथ है महावस्तु, इसमें भी 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। क्लियर? तो यहां तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, षोडश महाजनपदों में, षोडश यानी कि 16, ठीक है, में 14 जो थे वो राजतंत्रात्मक एवं 2 जो हैं वो गणतंत्रात्मक यानी कि वज्जी संघ तथा मल्ल संघ थे। ठीक है, राजतंत्रात्मक में भी 4 सर्वाधिक शक्तिशाली मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती महाजनपद थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लगभग सभी प्रमुख गण हिमालय की तराई क्षेत्र यानी कि पूर्वी भारत में स्थित थे। ठीक है, लगभग सभी प्रमुख गण यानी कि जो संघ है यानी कि जो वज्जी और मल्ल है वो कहाँ है, हिमालय की तराई क्षेत्र यानी कि पूर्वी भारत में स्थित थे। वहीं सभी प्रमुख राज्य गंगा घाटी के मैदानी हिस्सों में थे। ठीक है ना, जो प्रमुख राज्य थे वो कहाँ थे, स्थित थे, गंगा घाटी के मैदानी हिस्से में स्थित थे। ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए अब हम लोग जो 16 महाजनपद हैं उनको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। 16 महाजनपद, ठीक है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे काशी के बारे में। ठीक है, काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, यह वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित था। काशी जो है ये वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित था, इसी वजह से इसे वाराणसी जो है कहा जाता है। ठीक है, वाराणसी जो नाम है ये किस नाम पे, किस वजह से पड़ा है, वरुणा और 80 नदियों के बीच काशी जो स्थित है इसलिए इसको वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक दिवोदास नामक राजा था। ठीक है, महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक कौन था, दिवोदास। यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि काशी जो है इस नगर का जो संस्थापक था उसे महाभारत के अनुसार कौन है, दिवोदास है, और सबसे सर्वाधिक शासक किसे माना गया है, ब्रह्मदत्त को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, महावग के अनुसार ब्रह्मदत्त के हाथों कौशल राज दधीति पराजित हुआ था। महाजन पदों के आरंभ में काशी ही सबसे शक्तिशाली राज्य था क्योंकि उसका कौशल एवं अंग पर अधिकार था। ठीक है, महाजन पदों के जो आरंभिक जो शुरुआती समय था, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग पीरियड था महाजन पद का, उसमें काशी जो थी वो ही सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्यों था, क्योंकि इसका कौशल और अंग पर अधिकार था। ठीक है, देखिए आगे देखिए, परंतु बाद में उसने कौशल के राजा कंस की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। ठीक है, काशी को और किस नाम से जाना जाता है, काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। ठीक है, शिव की नगरी काशी, हिंदू धर्म के अनुसार वहां पर क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, ऐसी मान्यता है ना कि वहां पर जिनकी मृत्यु होती है उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो जन्म मरण के जो चक्र है इससे छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद में काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बनारस संगीत की शिक्षा एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, देखिए, संगीत की शिक्षा और वस्त्र उद्योग के लिए जो बनारस आज जाना जाता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अभी से जाना जाता है। बनारस जो है बहुत ही प्राचीन, जो वाराणसी जो शहर है, जो काशी है, ये बहुत ही प्राचीन नगर है और बहुत बहुत पहले से ही ये संगीत की शिक्षा और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काशी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कौशल। चलिए अब हम पढ़ते हैं कौशल के बारे में। हमारा नेक्स्ट जो है 16 महाजनपद में नेक्स्ट है हमारा कौशल। इसकी राजधानी
श्रावस्ती। ठीक है, वर्तमान अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। जो अभी अवध का क्षेत्र है वही प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। इसकी पश्चिमी सीमा पर गोमती, दक्षिणी पर सर्पिका और पूर्वी पर सदानीरा यानी कि गंडक नदियां इसकी सीमा निर्धारित करती थीं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौशल राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों में कौन सी नदी जो है वो विभाजित करती थी, तो कौन सी नदी है? सरयू नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहां पर हमने जैसा कि पढ़ा कि सरयू नदी जो है वो इस राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्से में विभाजित करती है। तो अब जो है इनकी राजधानी जो है वो भी अब यहाँ पर विभाजित हो जाएगी। तो उत्तरी कौशल, ठीक है, उत्तरी कौशल की जो राजधानी है वो है श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी है वो क्या है? कुशावती। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये बार बार ये सवाल जो है पेपर में पूछा जाता है, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो, यूपी टेट हो, या आप किसी भी केवीएस एनवीएस किसी भी टीचर के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, तो उसमें ये जो सवाल है ये अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि इसमें देखिए कौशल जो है इसको उत्तरी और दक्षिणी दो भाग में विभाजित हो जाता है सरयू नदी की वजह से, तो इनकी जो राजधानी है वो भी अलग हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तरी कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी है वो क्या है? कुशावती। चलिए, श्रावस्ती अचिरावती यानी कि राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था। ठीक है, श्रावस्ती जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था। ठीक है, कैसा नगर था? अर्धचंद्राकार। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, कौशल में ही शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य कुशावती नगर एवं साकेत शामिल था। कौशल का मगध के साथ संघर्ष बुद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। याद रखिएगा, कौशल का मगध के साथ संघर्ष बुद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसेनजीत था। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक था वो कौन था? प्रसेनजीत था। आगे देखिए, प्रसेनजीत ने स्वयं को इक्ष्वाकु कुल का बताया। ठीक है, अब देखिए प्रसेनजीत जो था उसने अपने आप को किस कुल का बताया? इक्ष्वाकु कुल का। ठीक है, जो भगवान राम थे वो किस कुल से थे? इसी कुल से थे ना, इक्ष्वाकु कुल के थे। संयुक्त निकाय के अनुसार वह 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। मृगधर एवं श्रीवृद्ध इसके मंत्री थे। ठीक है, मृगधर एवं श्रीवृद्ध इसके मंत्री थे। किसके? प्रसेनजीत के। ठीक है, तो आज की वीडियो बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे अभी बहुत सी जानकारियां हैं। अभी तो हमने शुरू किया है, काशी के बारे में हमने पढ़ा, कौशल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी और बाकी है, और बाकी जितने भी जो हमारे बचे हुए जो महाजनपद हैं 14, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो भी मुझे बताइए कि मेरे वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे बाकी जो महाजनपद हैं उनके साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।